तो अब हम लोग लूसेंट का जो चैप्टर था विद्युत धारा उसको शुरू करने जा जो बचा हुआ भाग था प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग का जो विद्युत चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा है जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब समान समय के अंतराल अपनी दिशा बदलते रहता है। मतलब ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों में के बाद अपनी दिशा क्या होता है बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिव करंट भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसे एसी भी करंट, शॉर्ट में इसे एसी करंट भी बोलेंगे। तो दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच ये अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के अपनी दिशा बदलते रहती है। पूछेगा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। तो दिष्ट धारा जो होता है वह दिशा नहीं बदलता है, दिष्ट धारा दिशा नहीं बदलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिशा बदलते रहेगा, एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या करेगा दिशा बदलते रहेगा। कौन सा धारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा दिशा बदलता है लेकिन दिष्ट धारा दिशा नहीं बदलती है। भारत में जिस तरह से अनुदैर्ध्य तरंग अपनी दिशा बदलते रहता है उसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा अपना दिशा बदलता है, और जिस तरह से सूर्य का प्रकाश दिशा नहीं बदलती है उसी तरह से दिष्ट धारा भी धारा अपनी दिशा नहीं बदलती है। तो आप भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का हर 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति 50 हर्ट्ज देते हैं। तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज की होती है। आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज की होती है। मतलब भारतीय में उत्पादित जितने भी प्रत्यावर्ती धारा होता था हर 1/100 सेकंड में, सेकंड का 100वां भाग, सेकंड के 100वां भाग क्या करता है अपना दिशा चेंज कर देता है। तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारा का जब पूछेगा आवृत्ति कितना होगा क्या बोलेंगे 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा 50 हर्ट्ज। तो डीसी मतलब दिष्ट धारा की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ है। एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति को दूर स्थानों तक बिना अधिक क्षय के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर समय जो होता है मतलब धारा सब कौन सा धारा होता है एसी धारा, यानी जो करंट सब घर में तब कौन सा धारा होता है वो एसी होता है। लेकिन विद्युत मोटर में जो होता है, हम बदलने वाला बात अभी नहीं बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक जो आता है घर में वो कौन सा धारा होता है एसी धारा रहता है। लेकिन जो जनरेटर वाला धारा होता है वो कौन सा होता है डीसी धारा होता है। उसमें कौन सा धारा होता है डीसी धारा में भी डिस्ट धारा होता है। तो एसी धारा का ये महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसे बहुत दूर तक बिना क्षय को अधिक दूर तक भेजा जा सकता है। तब विद्युत उत्पादन कहीं और होता है उसको हम आसानी से अपने घर पर करंट को प्राप्त कर पाते हैं। कारण क्या है ये कौन सा धारा है एसी धारा है। कौन सा धारा है एसी धारा है। प्रत्यावर्ती धारा के मापक यंत्र उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस पर उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। वहीं दिष्ट धारा के मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मापने वाला यंत्र होता है किस प्रभाव पर कार्य करता है उसमें प्रभाव पर। और उसमें प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था जूल ने दिया था। किसने दिया था जूल ने दिया था। किसने दिया था जूल ने दिया था। और प्रत्यावर्ती धारा का जो मापक यंत्र होता है उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि दिष्ट धारा का जो मापक यंत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली का उपयोग से ही कम किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली के उपयोग से कम किया जा सकता है जिसमें ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वहीं दिष्ट धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। मतलब तो प्रत्यावर्ती धारा का भी हम पढ़े कि प्रत्यावर्ती धारा को यदि हम कम करना चाहें तो उसमें किसका प्रयोग चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊर्जा का हानि नहीं होती है। लेकिन यदि हम दिष्ट धारा को कम करना चाहते हैं तो प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण ऊर्जा का रूप मतलब ऊर्जा उष्मा के रूप में हानि होने लगता है। क्या होता है हानि हो जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में विद्युत अपघटन में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता। पूछेगा विद्युत चुंबक बनाने में किस धारा का उपयोग किया जाता है तो विद्युत चुंबक बनाने में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिष्ट धारा का मापने वाला यंत्र जो होता है किस सिद्धांत पर करता है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो विद्युत चुम्बक बनने में पूछा किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? दिश धारा दिश धारा का। और प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग उसमें नहीं किया जा सकता है। संचायक सेलों के आवेशन में भी केवल दिश धारा का ही उपयोग किया जाता है। जो बैटरी होता है उसमें कौन सा होता है? दिश धारा ही होता है। तो बैटरी में कौन सा धारा होता है? दिश धारा। और दिश धारा की खासियत क्या है कि ये दिशा नहीं बदलता है। क्या है? ये दिशा नहीं बदलता है और इसे अधिक दूर तक भेजा भी नहीं जा सकता है। और इसको जो मापने वाला यंत्र होता है किस सिद्धांत पर करता है? चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संचायक सेल में जो होता है बैटरी सब, इसमें कौन सा धारा होता है? दिश धारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं हो सकता। प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जा सकता है? घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या ये ना कि बहुत सा बच्चा कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं ट्रांसफार्मर जो है एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने का काम है रेक्टिफायर का। किसका काम है? रेक्टिफायर का। जबकि ट्रांसफार्मर का सिर्फ काम है कि हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना। ये किसका काम है? ट्रांसफार्मर। वो भी कौन सा धारा करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा करता है। कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि करंट में कौन सा धारा होता है? करंट प्रत्यावर्ती धारा होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग ही होता है एसी को डीसी एसी में होता है और डीसी उसी में नहीं होता। ये सिर्फ एसी वोल्टेज उच्च वोल्टेज को निम्न में और निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलने का कार्य करता है। हाँ। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार होता है। ट्रांसफार्मर वही दिश धारा को ट्रांसफार्मर में नहीं बदल स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब धारा कम रहेगा स्टेप अप होगा, जब धारा अधिक रहेगा तो उसको कम करने के लिए स्टेप डाउन को स्टेप डाउन उल्टा याद रखना है। तो दिश धारा को ट्रांसफर नहीं बदल सकता है। दिश धारा को ट्रांसफर नहीं बदल सकता है। ट्रांसफार्मर जो क्या होता है इस वोल्टेज को खाली हाई और लो करने का काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के परिच्छेद से समान रूप से प्रभावित नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के परिच्छेद से समान रूप से प्रभावित नहीं होती है। इसका अधिकांश भाग तार के ऊपरी पक्ष से प्रभावित होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को एक मोटे तार के स्थान अनेक पतले विद्युत रोधी तारों को मिलाकर बड़े तारों से प्रभावित किया जाता है, जिससे उसकी ऊपरी स्तर का क्षेत्रफल अधिक हो। वहीं दिश धारा पूरे परिच्छेद में समान रूप से प्रभावित होता है। मतलब दिश धारा एक समान रूप से प्रभावित होता है और जबकि प्रत्यावर्ती धारा बदलने के कारण बदलते रहता है, अपना दिशा बदलते रहता है, एक समान रूप से ही प्रभावित नहीं हो पाता है और दिश धारा एक समान रूप से प्रभावित होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन लागत दिश धारा के उत्पादन लागत से की तुलना में कम होता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करने में खर्च क्या होता है? कम होता है, जबकि दिश धारा को उत्पन्न करने में खर्च अधिक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है? लागत अधिक होता है, कम होता है और दिश धारा का लागत अधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा की तुलना में अधिक खतरनाक भी होता है। प्रत्यावर्ती दिश धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। मतलब एसी करंट क्या होता है? सर्वाधिक खतरनाक होता है, दिश धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा एक बार सारांश के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? समय के साथ दिशा बदलते रहता है। दिश धारा दिशा नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा जो विद्युत जो करंट होता है वह होता है, जबकि दिश धारा डायनेमो मतलब विद्युत मोटर में हुआ, बैटरी में इस सब में उत्पन्न किया जाता है। दिश धारा उत्पन्न किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है उसमें प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि दिश धारा को मापने वाला यंत्र चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो लागत होता है, प्रत्यावर्ती धारा का लागत कम होता है, जबकि दिश धारा का लागत अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को हाई से लो, लो से कम हाई करता है, लो से हाई करता है। हाँ, सिर्फ कौन सा वोल्टेज को? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को हाई से लो, लो से हाई बदलने करता है, दिश धारा का नहीं करता है। जबकि रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। सिर्फ रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर बदलने का काम नहीं करता, सिर्फ एसी को ही क्या करता है? कम है तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा। और ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। हाँ, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है किससे बनाता है? नर्म लोहा का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा का बनाया जाता है। अब घरेलू विद्युत परिपथ, हम लोग जो घर में जो विद्युत सर्किट बनाते हैं, विद्युत परिपथ होता है, तो घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले तारों में जिस तार का उपयोग हम करते हैं उसमें प्राय लाल रंग होता है, जो विद्युत रोधी आवरण का होता है।
उससे उसे विद्युतमय तार अथवा धनात्मक कहते हैं। लाल रंग के तार को क्या कहते हैं? धनात्मक तार कहा जाता है। अन्य तार जिस पर काला या कोई अन्य रंग का होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। ऋणात्मक तार, तो भू संपर्क तार प्राय हरा और विद्युत रोधी बनाए, जो जिस तार को हम भूमि के संपर्क में लाते हैं उसको कैसे बनाता है? हरा। तो जो लाल रंग का तार होता है वो धनात्मक तार होता है, जो काला होता है उसे विद्युत तार कहा जाता है, लाल रंग के तार को। और वैसे भी खतरा से याद रखना, विद्युत से क्या होता है? खतरे न होता है। तो लाल रंग का प्रति क्या है? खतरा है। तो लाल रंग का तार में क्या होगा? विद्युत में तार होगा, उसे धनात्मक तार बोला जाएगा। और काला रंग का जो तार होगा उसे उदासीन तार बोला जाएगा और ऋणात्मक तार बोला जाएगा। जबकि जब जिस तार को भूमि में संपर्क में लाया जाता है उसे हरा रंग का तार कहते हैं। भू संपर्क तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। विद्युतमय तार और उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। पूछेगा विद्युतमय तार मतलब लाल तार और उदासीन मतलब काला तार के बीच कितने बीच का वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। या ऐसे भी पूछा घरेलू परिपथ का विद्युत विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का। घरेलू परिपथ का विद्युत विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। विद्युत परिपथों का लघु पतन अथवा अतिभारण कारण होने वाले से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। तो हम फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का। शीशा और टीन का बना, शीशा और टीन, शीशा और टाका का बना, टाका और शीशा का बना होता है। शीशा और टीन का बना होता है। टाका तो मिश्रण हो गया। हाँ, टाका में शीशा और टीन का बनाता है। विद्युत फ्यूज किसका बनता है? शीशा और टीन का बना होता है। जिसका गलनांक क्या होता है? जिसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। जिसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। गलनांक निम्न कैसे होगा? फ्यूज तार का गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च होता है। तो वही तो बोले, गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। जिसके कारण जब कभी भी विद्युत परिपथ में लघु पतन की स्थिति होता है तो यह गल का क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? विद्युत परिपथ में जुड़े जो अन्य उपकरण होता है वो उसका बचाव हो जाता है। जब विद्युतमय तार एवं उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण होता है। पूछेगा कि अतिभारण की स्थिति कब होता है? जब विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? अतिभारण होता है, लघु पतन की घटना होती है। और एक बात याद रखना, लघु पतन की घटना में विद्युत धारा अधिक प्रभावित होने लगता है। क्या होता है? अगर इन्हें की लघु है तो कम होगा, वैसा नहीं तो उल्टा होता है। लघु पतन की स्थिति में विद्युत धारा अधिक प्रभावित होता है। क्या होता है? अधिक प्रभावित होने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है, जिसे हम लघु पतन कहते हैं। यानी लघु पतन की स्थिति में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत फ्यूज विद्युत सदित एवं विद्युत परिपथ को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके समापित क्षति से बचाता है। फ्यूज में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला जाता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 1000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 1000 ओम होता है। और मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। अब शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि पूछेगा कितना होगा? 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम। तो शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि पूछेगा कितना होगा? 10⁻6 ओम। और लेकिन मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 1000 ओम अर्थात 10⁻3 ओम। 10⁻3 ओम। चुंबक की दिशा से संबंधित नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में की ओर संकेत करे तो अन्य सभी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम मतलब दाहिने हाथ का नियम। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार रखते हैं तो अंगूठा जो होगा, अंगूठा किसकी दिशा बताएगी? विद्युत धारा की दिशा बताएगी। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताएगी। यानी अंगूठा सब में दिशा ही बताने का काम करता है, चाहे मैक्स फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम हो या दाहिने हाथ का नियम या मैक्सवेल का अंगूठा नियम हो। इसमें ये क्या अंगूठा विद्युत क्या करेगा?
विद्युत धारा का दिशा बताएगा, जबकि अन्य उंगली जो है जो मुड़ा हुआ है, अन्य उंगली जो है किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से यह विद्युत धारा का दिशा बताएगा। अंगूठा किसकी दिशा बताता है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताता है। जो अन्य उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। अब मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, इस नियम के अनुसार यदि एक, तो सबसे पहला पूछेगा कॉर्क स्क्रू का नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। पूछेगा पहला क्वेश्चन यही पूछा था, कॉर्क स्क्रू का नियम किससे संबंधित है, तो मैक्सवेल के से संबंधित है। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम पूछेगा तो किससे संबंधित है, वो भी मैक्सवेल से है। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव के घटना के बारे में किसने, ऑस्टिन ने दिया था, किसने ऑस्टिन ने दिया। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। तो कॉर्क स्क्रू नियम क्या है, इस नियम के अनुसार ही एक कॉग पेच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े, तो अंगूठा गति की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा को बताएगी। तो अंगूठा क्या करेगा, गति की दिशा भी बताएगा और चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा को बताएगी कॉर्क स्क्रू नियम में। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जिस तार से होकर धारा प्रवाहित की जाती है, यदि उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि वे एक दूसरे के संपर्क मतलब लंबवत हो, तो यदि तर्जनी धारा की दिशा, तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाए, तो अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी। मतलब मैक्सवेल का जो दाहिने हाथ का नियम क्या है, यदि हम दाहिने हाथ के तीन उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों उंगलियों एक दूसरे के लंबवत हो। और यदि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा जो है अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, और तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को बताता है, तब जो माध्यमा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। यानी मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को बताता है, तब जो माध्यमा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को बताता है और माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मतलब बल पहले हुआ दिशा, फिर आया धारा, उसके बाद क्षेत्र, धारा के बाद ही क्षेत्र उत्पन्न होता है। फ्लेमिंग के वामस्थ नियम, इस नियम के अनुसार तर्जनी क्या करता है, एक दूसरे के लंबवत फैलाने की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। मतलब तो फ्लेमिंग के वामस्थ नियम में जो होता है ना, थोड़ा सा चेंज होता है। जो काम दाहिने हाथ में तर्जनी कर रहा था वो बाएं हाथ में कौन करेगा, माध्यमा करेगा, और जो काम माध्यमा कर रहा था दाहिने हाथ में वो तर्जनी करेगा। लेकिन अंगूठा दोनों में बल की दिशा को ही बताएगा, दोनों में बल की दिशा को बताएगा। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कहता है यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। मतलब तर्जनी और माध्यमा चेंज हो जाता है, तर्जनी और माध्यमा चेंज हो जाता है। तो तर्जनी धारा की दिशा और माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो मध्यमा, उसमें मध्यमा नहीं इसमें मध्यमा, इसमें धारा बताएगा बामा वाला में। तर्जनी धारा की दिशा, तर्जनी धारा की दिशा, उंगली और अंगूठा दाहिना हाथ, ये तो दाहिना हाथ है ना, बामा हाथ में। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा ये माध्यमा क्या हो जाएगा, धारा की दिशा बताएगी। तो अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा बताएगी बामहस्त नियम में। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी अब जस्ट डिस्कस किए हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ये एसी को क्या करता है, एसी वोल्टेज को हाई और लो कम करने का काम करता है एसी को, न कि ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के करोड़ किस बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग, और ट्रांसफार्मर का उपयोग हम केवल प्रत्यावर्ती धारा का लिए ही कर सकते हैं। मतलब ये ट्रांसफार्मर का उपयोग किस धारा के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर एसी धारा के लिए और प्रत्यावर्ती धारा के लिए कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार, एक उच्च ट्रांसफार्मर होता है, एक अप, जिसे हम उच्च मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे अप डाउन ट्रांसफार्मर हम बोलेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न एसी विभाग को उच्च एसी विभाग में बदलता है। मतलब उच्च में क्या होगा, जब वोल्टेज लो आएगा तो उसको हाई में बदलने का काम करेगा। इसमें प्राथमिक कुंडी के फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय कुंडी की फेरों की संख्या अधिक होता है। जो प्राथमिक ट्रांसफार्मर होता है, मतलब हाई वाला ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राथमिक कुंडी में जो फेरा की संख्या होता है उसके तुलना में दूसरे कुंडी में क्या होता है, फेरा की संख्या अधिक होता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा का मान क्या होता है, कम होता है। जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम होता है। वही अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह क्या होगा, जब धारा हाई अधिक प्रभावित होने लगा तो उसको कम करने का प्रयास करेगा। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगा, अधिक होगा, और ट्रांसफार्मर का अनुपात भी किससे होगा, 1 से कम होगा, उसमें क्या था, 1 से अधिक था। और जब विभव का मान कम होता है तो धारा क्या होता है, बढ़ जाता है। वहाँ क्या था, जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा कम होता था, और जब विभव का मान कम होगा तब वहाँ धारा बढ़ेगा। डायनेमो जनरेटर क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर भी, यह भी एक ऐसा अंतर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब विद्युत मोटर बहुत से विद्युत, बहुत से विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। डिस्ट कार्य यानी रेक्टिफायर, यह क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। इन्वर्टर डीसी को, ये भी डीसी को क्या करता है, एसी डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलने का करता है, इन्वर्टर करता है। तो जबकि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में होता है, एसी को डीसी में, और इन्वर्टर डीसी को एसी में, मतलब रेक्टिफायर का उल्टा काम करता है इन्वर्टर। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर, डायनेमो और माइक्रोफोन, दुर्गेश भाई, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रभाव खोज हम कल भी पढ़े थे, किसने खोजा था, ऑस्टेड ने किया था। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत सिस्टम बोले प्राथमिक जो विद्युत स्टेशन है उस पर कौन सी धारा उत्पन्न होता है, एसी धारा उत्पन्न किया जाता है। और उसकी वोल्टता कितना होता है, 22,000 वोल्ट होता है, 22,000 वोल्ट, और इससे अधिक भी हो सकता है। ग्रिड और या उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से यह वोल्टता बढ़ा देते हैं, जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकता है, ताकि विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। तो अभी थोड़ा एक बार हम सारांश के रूप में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन बदलेगा, इन्वर्टर बदलेगा। डीसी को एसी में कौन बदलेगा, इन्वर्टर बदलेगा। और ट्रांसफार्मर का उपयोग हम सिर्फ किस प्रकार के धारा के लिए कर सकते हैं, एसी धारा के लिए कर सकते हैं, एसी धारा के लिए कर सकते हैं। अब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम में क्या होता है, फ्लेमिंग के वास्तव में अंगूठा बल की दिशा, और तर्जनी क्या होता है, तर्जनी क्या होता है, तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब माध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताता है, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताता है। जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में नियम क्या कहता है, दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, अंगूठा तो दोनों में दिशा ही बदलता है। और ये जो क्या होता है, चुंबकीय धारा की दिशा, ये चुंबकीय धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
ऐसे बताया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में। तो आज हम लोग का जो विद्युत चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है, और जो अगला चैप्टर है चुंबकत्व, अगले दिन हम इस सब को पढ़ेंगे।